नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज फिर बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बुशरा बीबी बाल बाल बच गई। वकला कन्वेंशन हुआ, वकील और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने। क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, चलते चलते आपको वो बताएंगे। लेकिन एक और अहम खबर ये है कि पीपल्स पार्टी के बहुत जय्यत और जाले किस्म के सेनेटर्स पार्टी के साथ हाथ कर गए। इसकी तफसील आपको बताएंगे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं वकला कन्वेंशन की। वकला कन्वेंशन आज हुआ। इत्तेदाद एहसन, लतीफ़ खूसा, हामिद खान, आसिफ तौफीक और बड़े वकला वहाँ मौजूद थे। अकरम शेख जो नवाज शरीफ के वकील भी रहे हैं, ये सब वहाँ मौजूद थे। आइन और कानून की बातें हुई और फिर करारदादें भी मंजूर हुई। आइन और कानून के बातों के दौरान में कुछ सियासी नारे लगे तो इत्तेदाद एहसन और दीगर ने ये कहा, और आबिद जुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि बिल्कुल आइन और किसी सियासी जमात के नारे नहीं लगाने। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी वहाँ नुमाइंदगी मौजूद थी, पाकिस्तान बार काउंसिल में भी गई था। उसके बाद जो करारदादें मंजूर थी उसमें आइन और कानून की बात की गई और ये मुतालबा किया गया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाए, वरना हम 9 सितंबर को हड़ताल करेंगे। यानी एक दिन दिया है, कल का दिन दिया है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें की गई। और ये कहा गया है कि अगर कल यानी 8 सितंबर को ये ऐलान न किया गया तारीख का, तो फिर हम 9 सितंबर को हड़ताल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं वो तो बंद होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खुली होती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि गरीब के जो मुकदमात हैं वो नहीं सुने जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो इसकी टोन थी वकला तहरीक की, वो 1977 मुझे याद आ गया। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विक्टिम थी ज़ियाउल हक की। ज़ियाउल हक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था। वकला पीपल्स पार्टी के पीछे खड़े हो गए थे, लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार और जितने भी थे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी मॉरल सपोर्ट मिली। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ज़रा मुख्तलिफ है। मुल्क में निगरान हुकूमत है, हाल ही में मुंतखब हुकूमत भी थी, और जनरल नासिम मुनीर आर्मी चीफ हैं। आर्मी चीफ बारहा ये कह चुके हैं कि वो सियासत में मुलव्वस थे, कोई मानता नहीं। कई मुकदमात अदालतों में जेर समाअत हैं, ख़ासतौर पर आर्मी एक्ट के हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से, और फिर इंतखाबात की तारीख के हवाले से भी मामलात मौजूद हैं। लेकिन बिल्कुल मतलब उसके बावजूद भी ऐसा महसूस हुआ कि बाबर अवान, लतीफ़ खोसा, जो एक ज़माने में एक दूसरे के बहुत मुखालिफ थे बाहर की सियासत में, लतीफ़ खोसा और एतजाज़ असद वो भी एक दूसरे के बहुत मुखालिफ थे बाहर की सियासत में। दोनों तीनों की पार्टी एक थी लेकिन बाहर में मुख्तलिफ थे। अब दो की पार्टी है कि लतीफ़ खोसा और बाबर अवान वो एक पेज पर है। हामिद खान की इन सबसे लगती थी, हामिद खान भी इनके साथ इसी पेज पर है। आसिफ तौफीक जो है वो नून लीग के हामी वकील समझे जाते हैं, वो भी मुखालिफ है। अकरम शेख साहब ने भी तकरीर की और सब ने कहा कि हम आइन और कानून का बीड़ा हमने उठा रखा, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन बार बार एस्टेब्लिशमेंट को मुलव्वस करना एक ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पीटीआई का नुक्ता नज़र है 9 मई के बाद उसको प्रमोट किया जा रहा था। 9 मई के बाद, और ये मेरी राय नहीं है, मैंने और बहुत सारे दोस्तों से बात की, उनकी भी राय यही थी जिन्होंने कन्वेंशन अटेंड किया। मैं कन्वेंशन अटेंड नहीं कर सका, मैंने सिर्फ टिकट पढ़े और उनकी तकरीरें सुनी। इस वजह से इसलिए मुझे ये लगता है कि इत्तेदाद असर और उनके दीगर साथी वो इस बात में कामयाब हो गए हैं कि वकला बिरादरी को इमरान खान के पीछे खड़ा कर दें। पीटीआई 9 मई की जिम्मेदार करार दी जाती है, क्योंकि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ भी हुआ तो दुनिया में किसी भी फौज के साथ हो तो वो बर्दाश्त नहीं करते। यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए, कोर कमांडर लाहौर में हाउस में जो कुछ भी हुआ उसे जिना हाउस कहें या कोर कमांडर हाउस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कोर कमांडर हाउस था। वहाँ जो कुछ भी हुआ, हसान न्याजी ने जिस तरह से वो पतलून लटकाई वो सब ने देखा। फिर GHQ पर भी जो कुछ भी हुआ वो भी सब ने देखा। नाज़रीन, इसको ज़रा रिलेट करते हैं चंद हफ्तों पहले मॉस्को में जो कुछ भी हुआ। वैगनार फोर्स जो थी वो उनके साथ रूस ने कोई मायदा किया, उसकी खिलाफत दी हुई थी, तो वो मॉस्को में आ गए थे और जनरल हेडक्वार्टर्स की जानिब बढ़ रहे थे। उस वक्त एक और गैर मुल्की एक और सरबराह मुमलिकत ने मदाखलत की और उनसे बात की, उनसे वैगनार से, और फिर उसके बाद वो फ़ौज वापस चली गई। लेकिन चूँकि वो मॉस्को में दाखिल हो चुकी थी फ़ौज,
اس لیے انہوں نے پیوٹن نے اس کو معاف نہیں کیا. ویگنار کو ایک میزائل حملے میں پچھلے چند روز پہلے ہلاک کر دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ کوئی بھی دنیا کی ملٹری طاقت جو ہے، کوئی بھی قوت، وہ ملٹری مرکز پر حملے کو برداشت نہیں کرتی. خیر اس کو چھوڑیے. امریکی سیاست کا مرکز ہے کیپٹل ہل. امریکی سیاست کا مرکز کیپٹل ہل ہے. اس پر جو کچھ بھی ہوا، جس طرح سے ٹرمپ کے حامیوں نے ہنگامہ آرائی کی، کیا اس کی جو سماعت ہے وہ عام قانون کے تحت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. آرمی ایکٹ میں تو یہ بات شامل ہے کہ سویلین کا اگر کرائمنس ہو تو معاملہ آرمی ایکٹ میں جا سکتا ہے. جو انڈیا کے جاسوس آتے ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوتے ہیں. وہ بہت سارے جاسوس سویلین پکڑے گئے لیکن وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوئے. وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ کرائمنس جو ہے وہ فوج کے خلاف اگر کچھ سازش ہے تو وہ فوج ہی اس کو سماعت کرے گی. سپریم کورٹ میں خیر یہ معاملہ زیر سماعت ہے. کسی وقت سپریم کورٹ اس کا فیصلہ بھی کر دے گی. لیکن بہرحال یہ اس دوران میں وکلاء کی جانب سے تقاریر کی گئی. جنرل راحیل شریف ریٹائرڈ کا نام لیا گیا، جنرل باجوہ کا نام لیا گیا، اور بہت سارے نام لیے گئے. فیض حمید صاحب کا نام نہیں لیا گیا، حالانکہ فیض حمید پر بھی بہت سارے الزامات ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اعتزاز احسن اس بات میں کامیاب ہو گئے، لطیف کھوسہ اور ان کے ساتھی بھی، کہ تمام وکلاء کو پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑا کر دیں. اور ایک بات جس میں چونکہ وہ اے این پی کا بھی موقف ہے، پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے، وہ ہے الیکشن 90 روز پہ کرانا. بابا روان نے تو بڑی لمبی چوڑی تقریر کی کہ جی کسی کو توہین عدالت میں سزا دے دی ہوتی سپریم کورٹ نے تو پھر یہ نہ ہوتا پنجاب الیکشن کے حوالے سے. بہرحال اب اس میں دیکھیے 9 ستمبر کو ہڑتال ہوتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ 90 روز کی مدت میں الیکشن ہو سکیں گے. الیکشن کمیشن کا جو پلان ہے سامنے آیا ہے وہ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 30 ستمبر کو حلقہ بندیاں پبلش ہوگی. اس کے بعد مڈ فروری تک الیکشن ہو سکے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب چلتے ہیں ناظرین وہ امپورٹنٹ خبر کی جا رہی تھی بشرا بی بی سے متعلق. آج نیب میں ان کی پیشی تھی. ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ملک امین اسرف جو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے مشیر تھے وزیر اعظم کے، وہ بھی پیش ہوئے. ثانیہ نشتر کے بارے میں تو اتنا ہی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر سلطانی گواہ بن گئی ہیں، یعنی وعدہ معاف گواہ. ایک زمانے میں جب بادشاہتیں ہوتی تھی تو سلطانی گواہ کراتے تھے. ملک امین اسرف نے باہر آ کر جو میڈیا سے گفتگو کی وہ بھی بالکل اسی ڈائریکشن میں. ثانیہ نشتر نے جو اندر کا اور ہمارے ذرائع نے بتایا، انہوں نے یہی کہا کہ کس طرح سے لفافہ آیا، عمران خان نے سب کو کہا اس پر سائن کر دیں، جنہوں نے سائن کرنے تھے انہوں نے سائن کر دیے. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ شہزاد اکبر کے ہاتھ کی معرفت یہ لفافہ آیا تھا، اور انہوں نے بھی مرزا شہزاد اکبر جو ماضی میں مشیر احتساب رہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بعد لوگ انہیں احتساب اکبر بھی کہتے رہے، اور آج کل وہ لندن میں، ان کا نام آیا اور ان کے بارے میں دونوں نے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں طلب کیا جائے نیب میں، اور وہ نہیں پیش ہوتے تو نیب کچھ کارروائی کرے. یعنی ثانیہ نشتر جو عمران خان کے کی حکومت میں وزیر ہوئی تھیں بے نظیر انکم پروگرام کے اور احساس پروگرام کی چیئرپرسن تھی، وہ وعدہ معاف گواہ بن گئی. ملک امین اسرف نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو میں سارا ملبہ شہزاد اکبر پر ڈالا، اور انہوں نے کہا کہ میں چونکہ وزیر نہیں تھا اس لیے میرے دستخط کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک لفافہ نکال کر یہ کہا گیا کہ اس پر دستخط کر دیں. اب بشرا بی بی ان کے بعد پیش ہوئی. بشرا بی بی سے 4 گھنٹے اندر رہی ناظرین. ان سے نیب راولپنڈی کی ٹیم نے تحقیقات کی توشہ خانہ کیس میں. اب نیب راولپنڈی نے ان سے سوالات پوچھے. ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے توشہ خانہ کے تحائف کس کو فروخت کیے، کتنی قیمت پہ فروخت کیے، آپ نے وہ جو فروخت کیے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے کیوں فروخت کیے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا یہ فروخت کرنے کا. یہ مشورہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی نے تو دیا ہوگا، تو وہ نیب اس تک بھی پہنچنا چاہتی ہے جس نے یہ مشورہ دیا. بہرحال اطلاع یہ ہے، نیب کے ذرائع یہ کہتے ہیں، نیب کے حکام سے ہماری بات تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب مطمئن نہیں ہو سکی، اور یہ مشاورت ہوئی بشرا بی بی کے ساتھ 4 گھنٹے کی تفتیش کے بعد کہ بشرا بی بی کو آج ہی روک لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، اس کیس پہ گرفتاری ڈال دی جائے. لیکن پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں آج جانے دیا جائے، اگلی دفعہ طلب کیا جائے. اب اگلی دفعہ کی طلبی کا نوٹس نیکسٹ ویک میں کسی وقت جاری ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کل جاری ہو جائے، لیکن طلبی کا نوٹس جاری ہوگا تو اس میں تاریخ سامنے آئے گی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی پیشی آخری پیشی ہو اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا جائے. یہ تو رہی راجدھانی نیب کی اسٹوری. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے چند روز پہلے سینٹ میں ایک تحریک التوا جمع کرائی تھی
जिसमें उन्होंने कहा था कि जड़ावाला वाक़े पर बहस के लिए इजलास बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने दस्तखत किए। आज सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ये कह दिया कि जी ये तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि 5 सेनेटर के जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक दस्तखत है वो नहीं है। फरुतुल्लाह बाबर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल हैं जो पार्लियामेंट के अंदर है, उनका बयान जारी हुआ और पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर शदीद मायूसी का इजहार किया कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कि ताई अहम वाक़े को इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इस पर बहस नहीं हो रही। हमारी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और पीपल्स पार्टी के ज़्यादातर लोगों का शुबा यूसुफ गिलानी साहब की तरफ भी जाता है क्योंकि पिछले दिनों में ये जब आखिरी दिन था असम्बली का, उस वक्त भी एक कानून साजी हो रही थी, तो सेनेट से कानून मंजूर हो रहा था 8 अगस्त को, और शेरी रहमान खड़े होकर मुखालफत कर रही थी उस कानून की और बता रही थी कि पीपल्स पार्टी इस कानून के साथ नहीं है। लेकिन रज़ा वो खड़े हो गए गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब सेनेट में पार्लियामानी लीडर है, इसलिए तमाम वोटर्स खड़े हो गए, उन्हें वोट देना पड़े। बाद में जब उनसे पूछा गया पार्टी क़यादत की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि जी जो कान मेरा इनकी शेरी रहमान की जानिब था वो ख़राब है, क्या करूँ, आवाज़ दी। अब ये मामला था नाज़रीन, आज भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही हुआ। पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भाई एक तो चीफ विप को ओहदा छोड़ देना चाहिए। चीफ विप सलीम बांडीवाला साहब आजकल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो क्लाइमेट समिट में गए हुए हैं, उनसे बात अभी नहीं हो सकी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो नाम सिग्नेचर नाम मिलने का मामला है उस पर जो 5 लोग जिनके नाम आ रहे हैं उनमें एक रज़ा रब्बानी का नाम भी है। हमने कुछ लोगों से ये पूछने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि पीपल्स पार्टी ये भी चाहती थी और बिजली के बढ़ते हुए बिलों और कीमतों पर भी ये चाहती थी कि वो इस पर इजलास बुलाया जाए, लेकिन वो नोटिस नहीं जमा कराया गया और ये जमा करा दिया गया और इसके ऊपर भी इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब पार्टी इस पर चरागपा है कि क्यों ये ऐसा हुआ, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी में ये हिम्मत है कि वो अपने लोगों के खिलाफ तहकीकात करे। और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ था उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इस बार साबित हो जाए तो उसको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इसी से जमहूरियत मजबूत होती है। नाज़रीन, वो 2 खबरें, अहम खबरें चलते चलते आपको बता देते हैं। हमारे हुक्मरानों को बड़ा शौक होता है कि जब वो हुक्मरान बने तो बैरून मुल्क दौरों पर जाए, लोगों से मिले गिले और जनाब अपने ताल्लुकात बनाएं। यही अब भी हो रहा है। जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं वो जाएंगे जनरल असम्बली इजलास के लिए, जाना चाहिए। पहले ये फैसला हुआ था कि निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे, ये पिछली हुकूमत में फैसला हुआ था, लेकिन अब फैसला किया गया है जाने का। अच्छा है, मुख्तलिफ सरकार हुकूमत होंगे, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। लेकिन वापसी पर निगरान वज़ीर आज़म साहब बरतानिया का दौरा करेंगे 3 रोज़ा, यानी एक और अखराजात, क्योंकि वो वहाँ रुकेंगे, 3 रोज़ा दौरा होगा, उस एक्टिविटी का खर्चा होगा। खैर ज़रूरी हो सकता है, बहुत ज़रूरत हो। उसी से जुड़ी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर ख़ारजा जो है निगरान जलीलाबाद जिलानी साहब, वो 11 सितंबर को बरतानिया चले जाएंगे। 3 रोज़ा उनका दौरा है, फिर बरतानिया से वो सीधा अमेरिका जाएंगे। इन दौरों की क्या ज़रूरत है, मैं भी तलाश करता हूँ, आप भी तलाश करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर और है। खबर यह है कि डॉलर पर छापे पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है फॉरेक्स मार्केट पेशावर में छापे पड़े, कई दुकानें सील कर दी गई, भारी मिकदार में डॉलर बरामद हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि डॉलर की और दीगर फॉरेन करेंसीज की कीमतें नीचे आई हैं। स्टेट बैंक रावलपिंडी से ये इत्तला मिली है कि बहुत सारे लोग अपना डॉलर वहाँ जमा कराने आए हैं स्टेट बैंक। ये अच्छी बात है, लेकिन नाज़रीन वो अदारे जो आज डॉलर के लिए छापे मार रहे हैं, उन्होंने ये छापे मुंतखब हुकूमत के दौर में क्यों नहीं मारे। कुछ लोगों ने, कुछ हल्कों ने आज ये भी सवाल किया। हमारे चूँकि वो दानिश्वर जर्नलिस्ट दोस्त हैं तो इसलिए उनके नाम लेना फ़िलहाल मुनासिब नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में उन्होंने ये मुतालबा किया, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 6-8 महीने पहले, 9 महीने पहले अगर इस तरह के छापे मारे जाते और डॉलर जो है जो ज़ख़ीरा किया गया था गैर कानूनी तौर पर, वो अगर मार्केट में आ जाता तो मुल्क की मैशत को इतना नुकसान नहीं होना था। कौन जिम्मेदार है इस नुकसान का? आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूँ। खुदा